हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मर्म। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक रचना शारीर और शल्य तंत्र में 10 मार्क्स में आ जाता है। तो हमें मर्म की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है मर्म चिकित्सा के थ्रू भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं। तो आप ये तभी कर पाओगे जब आपको मर्मों के स्थान के बारे में पता होगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मर्म की परिभाषा, संख्या, महत्व, स्थान, वर्गीकरण और त्रिमर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं परिभाषा आचार्य ढलन के अनुसार। तो श्लोक है मार्यते इति मर्माणि, मतलब जिस स्थान पर आघात होने से शीघ्र मृत्यु हो जाए उसे मर्म कहते हैं। फिर है आचार्य सुश्रुत के अनुसार मर्माणि नाम मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, सन्निपाता तेषु स्वभावता एवं विशेषेण प्राण अस्तिष्ठन्ति, मतलब जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का संयोग होता है वह आपका मर्म कहलाता है। और इनमें जो है विशेष रूप से प्राण रहते हैं। जैसे भगवान जी हमारे हर जगह होते हैं, पर हम पूजा करने मंदिर में ही जाते हैं, वैसे ही हमारे प्राण जो हैं पूरे शरीर में रहते हैं, पर स्पेसिफिक जो है प्राण हमारे मर्म में ही होते हैं। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं महत्व। मर्म ज्ञान का महत्व क्या है? मर्म विज्ञान का महत्व। तो पहला है कि मर्म को शल्य विषय का अर्धभाग कहा गया है। मर्म को शल्य विषय मतलब सर्जरी का अर्धभाग कहा गया है। मतलब कि बिना मर्मों के नॉलेज के आप शल्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिना मर्मों के ज्ञान के डॉक्टर ने शल्यक्रम कर दिया तो मर्म पर आघात हो सकता है, और जिससे पेशेंट में डिफॉर्मिटीज हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। फिर सेकंड है कि हम इससे साध्य और असाध्य का निर्धारण कर सकते हैं। अगर मान लो पेशेंट को व्याधि मर्म स्थान पर है तो अधिकतर वह व्याधि जो होती है वो कष्ट साध्य या याप्य होती है। तो ये नॉलेज भी हमें मर्म ज्ञान से ही पता लगती है। अब हम देखते हैं संख्या। तो संख्या जो है 107 बताई गई है। तो इसमें हम ये श्लोक लिख देंगे, सप्तो उत्तरम मर्म शतम। ये आचार्य सुश्रुत ने बताई है शारीरिक स्थान में कि मर्म जो होते हैं वो हमारे 107 होते हैं। अब हम देखते हैं मर्म का स्थान, मतलब कहाँ पर हमें पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर मर्म है। तो शरीर में ऐसा स्थान जहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पर अधिक पेन होगा और जगह से, मतलब नॉर्मली बिना चोट के जितना प्रेस करने पर आप पेन फील करते हैं उससे ज़्यादा पेन अगर आपको फील होता है तो वह आपका जो है मर्म स्थान है। तो लिखते हैं कि शरीर के जिस भाग पर दबाने पर अधिक पीड़ा हो वह आपका मर्म स्थान कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं वर्गीकरण। तो जो भी वर्गीकरण हम पढ़ेंगे उनका टोटल जो होगा वो 107 ही होगा। तो पहले पढ़ते हैं देश भेद से कि किस स्थान पर कितने मर्म बताए गए हैं। तो पहला हमारा शाखा का, तो 3 बताए गए हैं इसमें।
जिसमें पहला है शाखागत मर्म, ये है हमारे 44। सेकंड है कोष्ठगत, ये है हमारे 26। और थर्ड है ऊर्ध्व जत्रुगत, ये है हमारे 37। तो हम इन्हें याद करते हैं। शाखा तो होती है हमारी 2 हाथ और 2 पैर, तो हो गए हमारे 4। और यहाँ पे शाखा है तो इनको हम 11 ले लेंगे, तो इंटू 11, तो ये हो गए 44। फिर है कोष्ठगत हमारे 26, तो याद कर सकते हैं कि जो कमर का साइज है वो 26 है। फिर है ऊर्ध्व जत्रुगत, तो ये जो ऊ है इसे हम 3 ले लेंगे, और जब हम इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7, तो ये हो गए 37। तो जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये होंगे हमारे 107। अब है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर 5 बताए गए हैं। पहला है मांसमर्म, सेकंड है सिरामर्म, थर्ड है स्नायुमर्म, फोर्थ है अस्थिमर्म, फिफ्थ है संधिमर्म। तो मांसमर्म है हमारे 11, शिरामर्म है 41, स्नायुमर्म है 27, अस्थिमर्म है हमारे 8 और संधिमर्म है 20। तो अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का संयोग होता है वह हमारे मर्म होते हैं। तो जहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वह उस नाम से जाना जाएगा। मतलब अगर उस स्थान पर मांस का डोमिनेंट है तो वह मांसमर्म होगा, सिरा का डोमिनेंट होगा तो सिरामर्म होगा, स्नायु ऐसे स्नायु, अस्थि और संधि मर्म होंगे। तो अब हम इन्हें याद करते हैं। तो मांसमर्म है 11, तो यहाँ पे इससे हम माँ का और आ के डंडे को अगर 11 ले लें तो ये हो गए 11। फिर है सिरामर्म, तो सा को हम ले लेंगे 2 प्लस रा को भी ले लेंगे 2, तो ये हो गए हमारे 4। और ये आ का डंडा जो है इसे ले लेंगे 1, तो ये हो गया हमारा 41। फिर है स्नायुमर्म, तो इसे बोलेंगे सत आयु, प्रोनाउंस करेंगे सत आयु, तो ये हो गया 27 मतलब 27। फिर है अस्थिमर्म है 8, तो इसे बोलेंगे अस्थि अस्थि, तो इसमें 8 की आवाज़ आ रही है, तो ये हो गए 8। फिर है संधिमर्म, ये है हमारे 20, मतलब कि ऐसे याद करेंगे कि संध्या एक लड़की है जिसकी एज जो है 20 है। अब हम पढ़ते हैं परिणाम के आधार पर। तो अगर हम इनका टोटल करेंगे तो ये भी जो है 107 ही आएंगे। अब थर्ड है परिणाम के आधार पर, हमारे 5 बताए गए हैं। तो पहला है सद्य प्राण हर मर्म, सद्य प्राण हर मर्म। सेकंड है कालांतर मर्म, थर्ड है विशल्याग्नि मर्म, फोर्थ है वैकल्यकर मर्म, फिफ्थ है रुजाकर मर्म। तो सद्य प्राण हर मर्म हमारे होते हैं 19, कालांतर है 33, विशल्याग्नि है 3, वैकल्यकर है 44 और रुजाकर है 8। तो हम इन्हें याद करते हैं। तो ये है प्राण हर मर्म 19, तो ये जो अणा है अगर हम इसे 9 बना दें और ये है आ का डंडा ये 1, तो ये हो गया हमारे 19, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर है कालांतर, तो ये जो ला है इसको हम 3 ले लेंगे, तो हम यहाँ पे डबल 3 लिख देंगे, तो ये हो गया कालांतर। फिर है विशल्य अग्न, ये है हमारे 3, तो ये जो घ है इसे हम 3 ले लेंगे। फिर है वैकल्यकर है हमारे 44, अगर मान लो किसी को डिफॉर्मिटीज है तो हम उसे चेयर पे बिठाएंगे, तो चेयर हम ऐसे बनाते हैं, तो अगर हम चेयर इसको हम सीधा करते हैं तो ये हो गया 4, तो 2 लिख देंगे, तो ये हो गया 44। फिर है रुजाकर मर्म, तो रुजाकर मर्म है 8, तो ये जो का है इसे 8 बना लेंगे,
तो ये हो गया 8। अब फोर्थ जो हमारा वर्गीकरण है वो है प्रमाणों के अनुसार, मतलब कि हमारा जो मर्म है उसका साइज कितना है। तो ये हमारे होते हैं 5। ये हमारे 5 होते हैं। पहले आधा अंगुल प्रमाण, फिर है 1 अंगुल प्रमाण, दो अंगुल प्रमाण, 3 अंगुल प्रमाण और 4 अंगुल प्रमाण। अब हम पढ़ते हैं कि सद्य प्राणहर मर्म क्या होता है। तो वह मर्म जिसमें आघात होने पर तुरंत ही मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं सद्य, मतलब कि शीघ्र ही मृत्यु हो जाए, प्राण का हरण हो जाए, वो हो गया हमारा सद्य प्राणहर मर्म। और जो मृत्यु होती है वो 7 दिनों के अंदर ही हो जाती है। इसमें जो महाभूत होता है वह हमारा अग्नि महाभूत होता है, तो ये हमें याद करना है। उसके बाद है सेकंड कालांतर मर्म। इसमें क्या होता है, मर्म में आघात होने पर कुछ समय बाद मृत्यु होती है, मतलब कि शीघ्र नहीं होती, थोड़े समय बाद होती है। तो टाइम भी बताया गया है कि एक पक्ष में मृत्यु होती है, तो एक पक्ष जो होता है वो हमारा 15 दिन, तो 15 दिन में जो होती है मृत्यु हो जाती है। और इसमें जो महाभूत होता है वो होते हैं जल और अग्नि। फिर है विशल्य अग्नि। इसमें क्या होता है, मर्म में आघात होने पर जब तक जो वो शल्य अवरुद्ध रहता है, मतलब जब तक शल्य अंदर रहेगा तब तक तो प्राण रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम शल्य को बाहर निकाल देंगे तो जो होती है मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो महाभूत होता है वो वायु होता है। तो इसमें क्या होता है कि शल्य को हम अंदर ही रहने देते हैं, अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। फोर्थ है वैकल्यकर। इसमें मर्म में आघात होने पर मृत्यु नहीं होती, केवल क्या होती है, विकलता हो जाती है, मतलब डिफॉर्मिटीज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा वैकल्यकर मर्म। इसमें जो महाभूत होता है वो होता है जल। अब है फिफ्थ रुजाकर मर्म। इसमें महाभूत होता है अग्नि और वायु। तो इसमें मर्म में आघात होने पर केवल क्या होता है, रुजा होती है, मतलब पेन होता है। तो अब पढ़ते हैं त्रिमर्म के बारे में। तो पेपर में आपका कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि त्रिमर्म के बारे में वर्णन करें। तो आचार्य चरक ने त्रिमर्म बताए हैं, हृदय, सिर और बस्ती। ये आचार्य चरक के अनुसार है। और किसी किसी आचार्य ने नाभि भी बताई है, हृदय, नाभि, बस्ती। तो हम देख लेते हैं पहले सिर। तो सिर की जो संख्या है वह 1। रचना के अनुसार यह संधि मर्म है। संधि मर्म। फिर देखेंगे परिणाम के अनुसार। परिणाम के अनुसार यह सद्य प्राणहर मर्म है। फिर है आघात होने पर, मतलब कि सद्य प्राणहर मर्म क्या होता है, आघात होने पर शीघ्र मृत्यु होती है, शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। फिर है स्थान। तो इसका स्थान कहाँ पे, मस्तिष्क में है। अब है सेकंड हृदय। हृदय की संख्या है 1। और रचना के अनुसार ये सिरामर्म है। फिर देखेंगे परिणाम के अनुसार। तो परिणाम के अनुसार ये हमारा सद्य प्राणहर मर्म है। जो हमारे त्रिमर्म है ये तीनों ही हमारे सद्य प्राणहर मर्म है, मतलब कि आघात होने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। आघात होने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। फिर देख लेते हैं प्रमाण। तो इनका प्रमाण बताया गया है 4 अंगुल,
फिर है स्थान, स्थान है दोनों स्तनों के मध्य में। थर्ड है बस्ती, बस्ती की संख्या है 1 और रचना के अनुसार ये स्नायु मर्म है। फिर है परिणाम के अनुसार, तो परिणाम के अनुसार हमें पता है कि जो त्रय मर्म है वह तीनों ही क्या है, सद्य प्राणहर मर्म है। सद्य प्राणहर मर्म, और इसका प्रमाण भी 4 अंगुल है और स्थान है मूत्राशय। तो अब हम इसमें लोकेशन देखते हैं मर्म की। तो पहले शाखा में देखते हैं हाथ में। तो ये जो है हमारा सीधा हाथ है ऐसे, और ये उल्टा हाथ है। तो पहले देखते हैं हम क्षिप्र मर्म को। तो जो क्षिप्र मर्म होता है वो हमारा अंगूठे और जो इंडेक्स फिंगर होती है, तो जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे होता है। तो ये हमारा अंगूठा हो गया और ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्षिप्र मर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ पर होगा क्षिप्र मर्म। फिर देखते हैं तल हृदय। तो जो हमारी मिडिल फिंगर है उसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो सेंटर पे जहाँ पे वो लाइन आएगी तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, तल हृदय होगा। तो इसमें जो तल हृदय होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, मिडिल फिंगर के से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे तल हृदय होगा। फिर देखते हैं कुर्च। तो कुर्च जो है वो हमारा अंगूठे के नीचे होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होगा कहीं पे कुर्च। फिर है कुर्च सिरा। तो कुर्च सिरा जो है वो हमारा कुर्च से नीचे होता है, तो 2 होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गए हमारे कुर्च सिरा। फिर है मणिबंध। तो जो हमारी रिस्ट हो गई, यहाँ पे होता है हमारा मणिबंध। जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है वहाँ पर होता है कूर्पर, और कूर्पर से 4 अंगुल नीचे हमारा इंद्रबस्ती होता है। तो यहाँ पर होगा हमारा इंद्रबस्ती। कूर्पर से 2 अंगुल ऊपर होता है हमारा आणी, और आणी से 2 अंगुल ऊपर होता है हमारा उर्वी, और फिर उर्वी से ऊपर होता है हमारा लोहिताक्ष होता है यहाँ पर, और यहाँ पर अंडर आर्म्स के पास यहाँ पर होगा कक्षधर। तो ये हो गए हमारे शाखा के मर्म। पहला है हमारा क्षिप्र मर्म, फिर है तल हृदय, कूर्च, और कूर्च से नीचे है कूर्च सिरा, मणिबंध, इंद्रबस्ती, कूर्पर, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष, और है कक्षधर। देखते हैं कि पैर में कौन से मर्म होते हैं। तो पहले लेते हैं क्षिप्र मर्म। तो ये जो अंगूठा है और जो पहली उंगली है, इन दोनों के बीच में ये होता है हमारा क्षिप्र मर्म होता है। अब हम देखते हैं प्लांटर सरफेस पे क्या क्या होते हैं। तो जो ये अंगूठा है इसके नीचे यहाँ पे कुर्च होता है, और इसमें भी जो मिडिल वाली फिंगर होगी, इसमें हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो सेंटर होगा वहाँ पे हमारा तल हृदय होगा, और उससे नीचे क्या होगा, कुर्च सिरा। उसके बाद जो एंकल होगा वहाँ पर होगा हमारा गुल्फ, और यहाँ पे जो नी जॉइंट है वहाँ पे होगा हमारा जानू, और जानू से 4 उंगल नीचे होगा हमारा इंद्रबस्ती, और जानू से 2 उंगल ऊपर होता है आणी, और आणी से 2 उंगल ऊपर उर्वी, उसके बाद लोहिताक्ष, और यहाँ पे होगा विटप। तो ये हो गए हमारे पैर के मर्म। क्षिप्र, यह कूर्च, तल हृदय,
कुर्चशिरा, गुल्फ, इंद्रवस्ती, जानू, आणी, उर्वी, विटप और लोहिताक्ष। तो हमारे जो शाखा है हाथ और पैर, इनमें जो मर्म है वो सेम ही है, पर एक दो हैं जो अलग है। तो हाथ में जो कूर्पर है उसी को हम पैर में जानू बोलते हैं, नी जॉइंट में, और जो कक्षधर है हाथ में उसे पैर में बोलते हैं विटप। बस यही डिफरेंस है दोनों में, और सारे मर्म सेम है। अब हम उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के मर्म देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा नाभि, और नाभि से नीचे है हमारा बस्ती, और फिर स्तन से 2 अंगुल नीचे है स्तन मूल, और स्तन के 2 अंगुल ऊपर है स्तन रोहित, और यहाँ पर है हमारा अपस्तंभ, और पार्श्व में है अपलाप। यहाँ पर है हमारा हृदय, अब देख लेते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत के मर्म। यहाँ पे है शोल्डर में हमारा अंश मर्म, कंठ में है हमारी 4 धमनियाँ, और 8 मृतिका, और पीछे की साइड में है 2 क्रिकाटिका। फिर है नाक में यहाँ पर नीचे विधुर मर्म, नाक के पास हमारे 2 फण मर्म होते हैं, आंखों के पास जो है 4 श्रृंगाटिक मर्म होते हैं, और जहाँ पर टीका लगाते हैं वहाँ पर हमारा स्थपनी होता है। आईब्रो के नीचे, जहाँ पे आईब्रो एंड हो रही है वहाँ पे उसके नीचे होता है हमारा अपांग मर्म, अपांग के ऊपर होता है आवर्त, आवर्त मर्म, आवर्त से ऊपर होता है शंख मर्म, और यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में होता है उत्क्षेप मर्म। और यहाँ पीछे होता है सिर के साइड ऑक्सीपिटल रीजन में अधिपति मर्म, और सिर में हमारे 5 सीमंत होते हैं, मतलब कि जो 5 सूचर होते हैं उन्हें बोलते हैं सीमंत। तो वो होते हैं हमारे 5। अब देखते हैं बैक रीजन के मर्म। तो यहाँ पर है गुदा, और इससे ऊपर है कुकुंदर, पार्श्व में हो गया पार्श्व संधि, यहाँ पे हो गया कटिक तरुण, ये है स्कैपुला, तो यहाँ पर है अंश फलक, और यहाँ पर है बृहति। अब हम नेक्स्ट वीडियो में परिणाम के अनुसार जो मर्म बताए गए हैं वह याद करेंगे ट्रिक से।